हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है द जेंटलमैन ऑफ द जंगल। ठीक है, जंगल का एक जेंटलमैन। और इस चैप्टर को लिखने का क्रेडिट और श्रेय जाता है जोमो केनियाटा जी को। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी की एक अच्छी सी इमेज दे देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे हमारे रियल लाइफ में कोट्स होते हैं, हमारी जो स्पीशीज़ होती है हम उसे कहते हैं ह्यूमन बींग्स। उसी तरीके से हमें बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स। तो मैं पहले ह्यूमन बींग्स की बात कर लेता हूँ। जैसे हमारी दुकानें होती है, हमारा पूरा किंगडम होता है, किंगडम में कोर्ट्स होते हैं, पार्लियामेंट्स होते हैं। वैसे ही सेम तरीके से आपको जंगल किंगडम मतलब एनिमल के किंगडम में आपको इस चैप्टर के अंदर मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे, एडवोकेट्स देखने को मिलेंगे, और जो डिफरेंट पोजीशन होती है ना मिनिस्टर की, वो भी देखने को मिलेगी। और जंगल का जो हेड होता है, किंग होता है, आपको उसके बारे में भी देखने को मिलेगा। और किस तरीके से इस जंगल किंगडम में डिसीजन लिया जाता है, कैसे अपील की जाती है, और जो इनका जंगल किंगडम होता है ना, वह किस तरीके से फंक्शंस करता है। ठीक है, यह सब हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेता हूँ। इस स्टोरी के अंदर आपको कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स के अंदर आपको एलिफेंट, लॉयन, रिनोसरस, बुफेलो, एलिगेटर, फॉक्स, लेपर्ड, आपको यह सब एनिमल्स देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर की। यहाँ पर आपको एक ही कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि है एक आदमी। टेक्स्ट बुक के अंदर रेफर किया गया है द मैन। तो अभी आपको एक डाउट होगा, जो जंगल किंगडम है और जो ह्यूमन बींग्स का किंगडम है, वह दोनों इस चैप्टर में क्यों डिस्कस किया जा रहा है। इसका रीज़न मेन इंट्रोडक्शन पार्ट है, और मेन इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आपको बताता हूँ। यह जो स्टोरी है ना, यह अफ्रीका की स्टोरी है। आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में आपको हर चीज़ की इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। और ये जो हमारी कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, अब अफ्रीका में क्या होता है, वह भी अपन से थोड़े नीचे स्टेज में है, वह भी डेवलपिंग पे भी नहीं आई है। और इस चैप्टर के अनुसार 19th सेंचुरी की बात की गई है। तब तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कुछ समझ भी नहीं आता था। तो 19th सेंचुरी के अंदर अफ्रीका में क्या होता है, जो यूरोपियन पावर्स होते हैं ना, यूरोप के जो पावर्स होते हैं ना, वह अफ्रीका को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। और जो पूरी कंट्री है अफ्रीका, उसके अंदर आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ह्यूमन बींग्स देखने को मिलेंगे, बहुत चीज़ें, बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलेगी। तो यह सब चीज़ों के अंदर अफ्रीका को डिवाइड कर दिया था। अब डिवाइड में क्या क्या हो सकता है, लैंड डिवाइड हो सकती है, प्रॉपर्टी डिवाइड हो सकती है। अब यहाँ पर एक रीज़न अपन को समझना है, अलग अलग हिस्सों में क्यों बांट दिया था, क्यों डिवाइड कर दिया था। क्योंकि जो वहाँ के लोग थे ना, उनको ट्रीटीज़ का मतलब समझ नहीं आता था। जो अग्रीमेंट होता है ना, उसका मतलब समझ नहीं आता था। दो पार्टी के बीच एक निर्णय होके आता है ना, उसे हम कहते हैं ट्रीटी या फिर अग्रीमेंट। यह चीज़ अफ्रीका के लोगों को समझ में नहीं आती थी, उनके पल्ले ही नहीं पड़ती थी। तो इसलिए अफ्रीका को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। और फिर जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, उन सब से साइन करवा दिए थे। और जब अफ्रीका डिवाइड हो जाती है अलग अलग हिस्सों में, कुछ ज़मीनें, कुछ प्रॉपर्टी एनिमल्स के पास चल जाती है, कुछ ह्यूमन बींग्स के पास रह जाती है। और जो अफ्रीका के लोग होते हैं ना, वह अपनी लैंड, जो उनकी प्रॉपर्टी है, वह उसे खो बैठते हैं। मतलब जो भी इतने सालों से उन्होंने बचा के रखी थी, सेव करके रखी थी, जब अफ्रीका डिवाइड हो जाती है, यह सब प्रॉपर्टीज़ उनके हाथ से चली जाती है। जो उनकी खेती बाड़ी की ज़मीन होती थी, वह सब चल जाती थी। और जो जो हिस्सा मिलता था डिवाइड होने के बाद, बस वही रहता था। तो यहाँ तक था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। हालांकि इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, पर अगर मैं आपको यह इतना बड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं बताता, तो आपको स्टोरी को पढ़ने का मज़ा ही नहीं आता। तो अभी जो ये स्टोरी है ना, यह जंगल किंगडम में स्टार्ट होती है, वहाँ से नरेट होना स्टार्ट करती है। तो आप इमेजिन करना है आपको, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और पूरे जंगल किंगडम में सिर्फ एक इंसान होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में रेफ़र करा है द मैन। ओके, तो आपको अभी यही समझना है, एक ह्यूमन बींग होता है और बाकी सारे एनिमल्स होते हैं, और वो ह्यूमन बींग है मैन। उसके पास एक छोटी सी कुटिया होती है, हट होता है, उसका घर होता है। तो यह चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरू होता है। वंस अपॉन अ टाइम एन एलिफेंट
मेड अ फ्रेंडशिप विथ अ मैन। एक समय में क्या होता है, उस जंगल किंगडम में एलिफेंट और मैन की मुलाकात हो जाती है, और मुलाकात होने के बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। वन डे अ हैवी थंडरस्टॉर्म ब्रोक आउट। द एलिफेंट वेंट टू हिज फ्रेंड हु हैड ए लिटिल हट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। तो एक दिन क्या होता है, हैवी थंडरस्टॉर्म मतलब बहुत भारी आंधी तूफान आ जाता है जंगल किंगडम में। अ हैवी थंडरस्टॉर्म ब्रोक आउट, बहुत भारी आंधी या फिर तूफान आ जाता है जंगल किंगडम के अंदर, ठीक है। देन द एलिफेंट वेंट टू हिज फ्रेंड। तो जैसे कि हमें पता है एलिफेंट ने एक मैन से दोस्ती करी थी, है ना। तो जब आंधी तूफान थंडरस्टॉर्म आ जाता है तो वो एलिफेंट अपने दोस्त के पास जाता है जो कि है मैन, ओके। वह उसके पास जाता है हु हैड अ लिटिल हर्ट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। और जैसे कि मैंने बताया था वो मैन है, उसके पास एक उसका घर है, लिटिल हट है, छोटा सा घर है। कहाँ पर, एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। एज का मतलब क्या होता है, कॉर्नर। पूरा फॉरेस्ट है और कॉर्नर में उस मैन का एक छोटा सा घर है। तो जब आंधी तूफान आ जाता है वो एलिफेंट अपने दोस्त मैन के पास जाता है जहाँ पर उसका घर है, एंड सेड टू हिम, और उससे कहता है कि माई डियर गुड मैन, विल यू प्लीज लेट मी पुट माई ट्रंक इनसाइड योर हट टू कीप इट आउट ऑफ दिस टोरेंशियल रेन। क्या कहता है एलिफेंट मैन से, मेरे प्रिय अच्छे इंसान, प्रिय दोस्त, क्या तुम मुझे अपनी ट्रंक, ट्रंक का मतलब क्या होता है, जो हाथी की सूंड होती है ना, उसे हम कहते हैं ट्रंक, ओके। वह कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी सूंड को, अपनी ट्रंक को तुम्हारे हट के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर रखने की इजाज़त दोगे। अब वह यहाँ पर रीज़न भी बताता है वह क्यों अंदर रखना चाहता है अपनी सूंड को, अपनी ट्रंक को। टू कीप इट आउट ऑफ दिस टोरेंशियल रेन। इतनी भारी बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, और जो वह हाथी की जो सूंड होती है ना वह भीग जाती है जब बारिश वगैरह इतनी आती है। तो इसलिए जो एलिफेंट होता है वह मैन से कहता है कि इतनी तेज बारिश आ रही है, क्या मैं तुम्हारी परमिशन पे अपनी सूंड को अंदर रख सकता हूँ तुम्हारे घर में, ठीक है। वह बड़े प्यार से कहता है। कौन, एलिफेंट, किसको, मैन को। द मैन सीइंग व्हाट सिचुएशन हिज फ्रेंड वॉज इन रिप्लाइड, माई डियर गुड एलिफेंट, माई हर्ट इज़ वेरी स्मॉल बट देर इज़ रूम फॉर योर ट्रंक एंड माई सेल्फ, प्लीज पुट योर ट्रंक इन जेंटली। अब जो मैन होता है ना वह बाहर की सिचुएशन देखता है। द मैन सीइंग व्हाट सिचुएशन हिज फ्रेंड वॉज इन, वह देखता है कि जो मेरा दोस्त है, जो एलिफेंट है, वह कैसी सिचुएशन में पड़ चुका है, जहाँ पर बारिश आ रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है और वह भीग रहा है। तो अब वो जो एलिफेंट होता है ना वह उसकी मदद मांगने आया है, यह मैन को पता है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखते हुए वह उसे रिप्लाई करता है, उसे जवाब देता है कि माई डियर गुड एलिफेंट, मेरे प्रिय एलिफेंट, मेरे प्रिय हाथी, माई हर्ट इज़ वेरी स्मॉल, जो मेरा हर्ट है, जो मेरी झोपड़ी है, जो मेरा घर है, वह बहुत ही छोटा है, ठीक है, वेरी स्मॉल। बट देर इज़ रूम फॉर योर ट्रंक, पर तुम्हारे लिए, तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए तुम्हारे लिए एक कमरा है मेरे घर में, तुम वहाँ पर अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को वहाँ रख सकते हो, भीगी बारिश से, तूफान से, आंधी से बचा सकते हो, एंड माई सेल्फ, और मेरे पास भी अलग से एक कमरा है। तो बेसिकली जो मैन होता है वह यह रेफ़र करना चाहता है कि मेरे घर में जो कि बहुत छोटा है उसके अंदर तुम्हारे लिए भी कमरा है और मेरे लिए भी कमरा है, तुम्हारी सूंड को रखने के लिए भी कमरा है और मेरे लिए भी कमरा है, ओके। प्लीज़ पुट योर ट्रंक इन जेंटली, तुम आराम से धीरे धीरे अपनी सूंड को अंदर डालो। जेंटली मतलब आराम से, धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द एलिफेंट थैंक्ड हिज फ्रेंड सेइंग, यू हैव डन मी अ गुड डीड एंड वन डे आई शैल रिटर्न योर काइंडनेस। डीड का मतलब होता है अग्रीमेंट, जो दो लोगों के बीच में जो डिसीजन होती है ना उससे कहते हैं हम अग्रीमेंट, ओके। काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दया दिखाना, दयालुता, ओके।
तो अभी क्या होता है, जो एलिफेंट होता है ना वह अपने फ्रेंड को थैंक यू कहता है, थैंक करता है, धन्यवाद देता है। कौन है उसका फ्रेंड? मैन। और कहता है कि यू हैव डन मी अ गुड डीड, तुमने मेरे साथ एक अच्छा अग्रीमेंट किया है। एंड वन डे आई शैल रिटर्न योर काइंडनेस, और एक दिन जो दया तुमने दिखाई है मुझे, वही दया मैं भी तुम्हें रिटर्न करूँगा, मतलब रिटर्न में दिखाऊँगा। अभी मेरे को ज़रूरत पड़ी है तो तुमने मेरी हेल्प करी है, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारी आगे फ्यूचर में हेल्प करूँगा। ओके, बट वॉट फॉलोड, पर क्या आगे ऐसा हुआ? जो एलिफेंट ने कहा ना कि फ्यूचर में मैं तुम्हें भी काइंडनेस दिखाऊंगा, मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगा, तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बीच में, बट वॉट फॉलोड, पर आगे क्या हुआ? एज सुन एज द एलिफेंट पुट हिज ट्रंक इनसाइड द हट, तो जैसे ही जो एलिफेंट होता है ना, उसके दोस्त मैन को धन्यवाद देने के बाद, थैंक यू करने के बाद, वह अपनी जैसे ही ट्रंक को उसके छोटे से घर के अंदर डालने की कोशिश करता है, स्लोली ही पुश हिज हेड इनसाइड, जो एलिफेंट होता है उसने सिर्फ अपने ट्रंक, अपने सूंड को अंदर डालने की परमिशन मांगी थी मैन से। ओके, अब वो क्या करता है, वह धीरे धीरे अपनी सूंड को अंदर डालता है। देन स्लोली ही पुश हिज हेड इनसाइड, और धीरे धीरे अपना मुंह, अपना सिर, अपना हेड उस झोपड़ी के अंदर डालता है। एंड फाइनली फ्लंग द मैन आउट इन द रेन। फ्लंग, FLUNG, फ्लंक। फ्लंक का मतलब क्या होता है? टू थ्रो, फेंक देना। एलिफेंट ने सिर्फ परमिशन ली थी अपनी सूंड को अंदर डालने की, पर जैसे ही वो एलिफेंट अपनी सूंड को धीरे धीरे अंदर डालता है, सूंड अंदर डालने के बाद फिर वह अपना सिर, अपना हेड धीरे धीरे घर के अंदर डालता है, और फाइनली एट लास्ट, और आखिरी में अपना पूरा बॉडी को उस घर के अंदर डाल देता है। और जो मैन होता है ना, जो आदमी होता है उसका दोस्त, उसको बाहर फेंक देता है भीगी बारिश में। ठीक है, जहाँ पर आंधी आ रही, तूफान आ रही है, वह एलिफेंट उस मैन को बाहर फ्लंग कर देता है, फेंक देता है। एंड देन ले डाउन कंफर्टेबली इनसाइड हिज फ्रेंड्स हर्ट, और जब वह उस मैन को बाहर फेंक देता है तो वह आराम से कंफर्टेबली उसके घर में लेट जाता है। ले डाउन, ले डाउन मतलब ऐसे ही लेट जाना, सोता नहीं है। ओके, ऐसे ही लेट जाता है, और फिर कहने लगता है कि माई डियर गुड फ्रेंड, योर स्किन इज हार्डर देन माइन। अब वो उसको जो बाहर फेंकता है ना एलिफेंट, बाहर फेंकने का रीज़न क्या देता है वो? मेरे प्रिय अच्छे दोस्त, योर स्किन इज़ हार्डर देन माइन। अब एलिफेंट उस मैन को कहता है कि जो तुम्हारी मैन की जो स्किन है ना, वह बहुत हार्ड होती है, और जो हमारी जो एनिमल्स की स्किन होती है वह बहुत सॉफ्ट होती है। ओके, एंड एज देर इज़ नॉट इनफ रूम फॉर बोथ ऑफ अस, यू कैन अफोर्ड टू रिमेन इन द रेन। और साथ में एलिफेंट ऐड करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्किन तो हार्डर है, ठीक है, तो तुम बाहर बारिश में रह सकते हो, तुम भीगोगे तो भी तुम्हारी स्किन को कुछ नहीं होगा, और हम दोनों के लिए अंदर आराम से रहने के लिए अच्छे खासी जगह भी नहीं है, अच्छे खासा रूम भी नहीं है। सो यू कैन अफोर्ड टू रिमेन इन द रेन, तो इसलिए तुम बारिश में रह सकते हो, ठीक है। वाइल आई एम प्रोटेक्टिंग माई डेलिकेट स्किन फ्रॉम द हेल स्ट्रॉम। हेल स्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म वैसे भी एक ही चीज़ें हैं, भीगी बारिश आना, बहुत तेज़ बारिश आना, आंधी तूफान, ऐसे ही। ओके, तो एलिफेंट कहता है कि तुम बाहर भीगी बारिश में खड़े रह सकते हो, तुम्हारी स्किन को कुछ नहीं होगा, और जो ये जो घर है ना, इसके अंदर हमारे पास इतनी जगह नहीं है रहने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर डाल दिया, बारिश में बाहर फेंक दिया है। और जब तक बारिश आ रही है मैं घर के अंदर बैठ के अपने स्किन को प्रोटेक्ट करता हूँ इस भीगी बारिश से, जब तक तुम बाहर खड़े रह सकते हो, ठीक है। द मैन सीइंग वॉट हिज फ्रेंड हैज़ डन टू हिम। अब होता है ऐसा है, वो जो घर होता है ना वो मैन का होता है, तो एलिफेंट आके उस मैन को ही उसके घर से बाहर फेंक देता है और उसके घर पे कब्जा कर लेता है। तो जो मैन होता है ना, वह ये सब देखता है कि उसके दोस्त ने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह की उसने अपनी डीड को निभाई, अपनी अग्रीमेंट को निभाई, उसकी काइंडनेस को निभाई। एंड स्टार्टेड टू ग्रम्बल द एनिमल्स इन द नियर बाय फॉरेस्ट। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। जो मैन होता है वह देखता है कि उसके दोस्त ने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया है, एंड स्टार्टेड टू ग्रम्बल,
और फिर वह बड़बड़ाने लग जाता है। ठीक है। द एनिमल्स इन द नियर बाय फॉरेस्ट हर्ड द नॉइस एंड केम टू सी व्हाट वाज द मैटर। तो जिस प्लेस में जो एलिफेंट और मैन थे, जो कि एज ऑफ द कॉर्नर है फॉरेस्ट का, तो उसी जगह में जब मैन बड़बड़ाने लग जाता है एलिफेंट को, तो जो आसपास के जो जानवर होते हैं ना उस फॉरेस्ट में, वह ये सब बातें सुन के, यह सब नॉइज़ सुन के वह वहाँ पर आ जाते हैं कि मतलब क्या हुआ, ऐसे हल्ला शोर क्यों मच रहा है, कुछ लड़ाई हुई है कि क्या हुआ, ये सब देखने आ जाते हैं। ठीक है। ऑल स्टूड अराउंड लिसनिंग टू द हीटेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन द मैन एंड हिज फ्रेंड विच इज़ द एलिफेंट। तो जो आसपास के जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वे आवाज़ सुन के उनके पास आ जाते हैं, देखने लग जाते हैं, और वह सब सुनने लग जाते हैं जो गरम गरम आर्ग्यूमेंट होती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है, किनके बीच, मैन और एलिफेंट के बीच में। ठीक है, वह सब सुनने लग जाते हैं। इन दिस टर्मॉइल द लॉयन केम अलॉन्ग रोरिंग। तो जब छोटे छोटे जानवर आ जाते हैं, वे देखने लग जाते हैं इतना हल्ला वल्ला हो रहा है, तो यह बातें जो फॉरेस्ट का किंग होता है लॉयन, वह भी सुन लेता है और वह भी उनके साथ में आ जाता है। लॉयन केम अलॉन्ग रोरिंग। जो शेर का साउंड होता है, लॉयन की जो आवाज़ होती है ना रोर करते हुए, वही आवाज़ से वह रोर करते हुए आता है। टर्मॉइल, टर्मॉइल मतलब ग्रेट नॉइस और कन्फ्यूजन। ओके। तो जो लॉयन होता है ना वह भी कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब उसके किंगडम में इतनी तेज नॉइजेस कैसे आ रही है, वो भी लड़ने झगड़ने की। ठीक है। तो वह इसलिए रोर करते हुए आता है। एंड सेड इन ए लाउड वॉइस, और जोर से लॉयन कहता है कि डोंट यू ऑल नो डैट आई एम द किंग ऑफ द जंगल, हाउ डेयर एनी वन डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई किंगडम। क्या कहता है लॉयन, क्या तुम सब लोगों को यह पता नहीं है कि जंगल का राजा मैं हूँ, जंगल का किंग मैं हूँ। किसकी इतनी क्षमता हुई कि उसने मेरे किंगडम में शोर मचा दिया, जो मेरे किंगडम की पीस है, शांति है, वह किसने अशांति फैलाई, किसने डिस्टर्ब किया। ऑन हियरिंग दिस द एलिफेंट हु वॉज वन ऑफ द हाई मिनिस्टर्स इन द जंगल किंगडम रिप्लाइड। तो जब लॉयन कहता है ये सब बातें, यह सुन के जो एलिफेंट होता है ना, वह लॉयन को रिप्लाई देता है। अब यहाँ पर हमें एलिफेंट की थोड़ी विशेषता का वर्णन देखने को यहाँ पर मिला है। जो एलिफेंट होता है ना, वो एक हाई मिनिस्टर माना जाता है। जैसे हाई पोस्ट रहते हैं ना, वैसे ही हाई मिनिस्टर जंगल किंगडम का माना जाता है। अब यहाँ पर देखो, जब एलिफेंट उस मैन से बात कर रहा था तो उसे तो उठा के फेंक दिया, लेकिन जब लॉयन आया ना तो उसे रिप्लाइड इन ए सूथिंग वॉइस। उसके सामने एक छोटा सा मकोड़ा बन गया वो, कि मतलब हाँ किंग आ गए हैं, मुझे अपनी लिमिट में रहना पड़ेगा। अब जो एलिफेंट होता है वह लॉयन को सूथिंग वॉइस में रिप्लाई करता है। सूथिंग मतलब एकदम सुखदायक वॉइस में, प्यार से। क्या रिप्लाई करता है, माई लॉर्ड देर इज़ नो डिस्टर्बेंस ऑफ द पीस इन योर किंगडम। वह कहता है कि मेरे आका, मेरे भगवान, आपके किंगडम में आपकी शांति का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी अशांति नहीं फैला रहा है। ठीक है। आई हैव ओनली बीन हैविंग अ लिटिल डिस्कशन विथ माई फ्रेंड हियर। एलिफेंट कहता है कि मैं यहाँ पर छोटी सी डिस्कशन कर रहा हूँ, लिटिल डिस्कशन कर रहा हूँ, मतलब छोटी सी बातचीत कर रहा हूँ। किसके साथ? विथ माई फ्रेंड हियर, मेरे दोस्त के साथ। कौन है? मैन। ओके। अब यहाँ पर रीज़न भी बताता है। एज टू द पोसेशन ऑफ हिज लिटिल हर्ट विच योर लॉर्डशिप सीज में ऑक्यूपाइंग। क्या रीज़न देता है? एज टू द पोसेशन ऑफ दिस लिटिल हर्ट। किसके बारे में डिस्कस हो रहा है? घर के बारे में, झोपड़ी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है। विच योर लॉर्डशिप सीज मी ऑक्यूपाइंग, जो कि वो जो मैन है उसने मुझे घर पे कब्जा करते हुए देख लिया। यह रीज़न एलिफेंट लॉयन को देता है, जो कि किंग होता है जंगल का। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। द लॉयन हु वॉन्टेड टू हैव पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन हिज किंगडम। अब आपको पता है जो लॉयन है वह जंगल किंगडम का किंग है, वहाँ का राजा है, और एक राजा यही चाहेगा कि उसके किंगडम में हमेशा शांति रहे। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति।
जहाँ पर ऐसे लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ भी नहीं हो। तो जो लॉयन होता है ना, वह उसके सारे मिनिस्टर, सारे जो एनिमल्स रहते हैं ना, जो गैदर हो चुके हैं उस प्लेस में, वह उन्हें रिप्लाई करता है, रिप्लाइड इन अ नोबल वॉइस। नोबल मतलब महान वॉइस में। अपन को पता है लॉयन किंग है, और लॉयन एक किंग की तरह आवाज़ में ऑर्डर देता है, आदेश देता है। रिप्लाइड इन अ नोबल वॉइस सेइंग, आई कमांड माई मिनिस्टर टू अपॉइंट a commission of inquiry to go thoroughly into this matter and report accordingly। क्या रिप्लाई करता है लॉयन? मैं कमांड देता हूँ, मैं ऑर्डर देता हूँ किनको? मेरे मिनिस्टर को, कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट करी जाए, एक संस्था बनाई जाए। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? कमीशन ऑफ इंक्वायरी। और किस लिए? टू गो थ्रूली इनटू दिस मैटर एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। तो लॉयन ऐसा कहता है कि एक संस्था बनाई जाए जिसका नाम हो कमीशन ऑफ इंक्वायरी। जैसे गाँव में आपको देखने को मिलेगा पंचायत, जब भी कुछ केस होता है वहाँ के लोग आ जाते हैं और डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। उसी प्रकार अभी जंगल किंगडम में भी ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा है कि जो लॉयन होता है वह कहता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी को बनाई जाए, और यह जो केस हुआ है इसको रिपोर्ट करो अकॉर्डिंगली, इसके ऊपर ध्यान दो, इस केस को सॉल्व करो। ओके। ही देन टर्न टू द मैन एंड सेट। आदेश देने के बाद जो लॉयन होता है किंग ऑफ द जंगल, वह उस मैन की तरफ मुड़ता है, उस आदमी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि यू हैव डन वेल बाय एस्टैब्लिशिंग फ्रेंडशिप विथ माई पीपल, especially with the elephant, who is one of my honorable minister of the state। तो क्या कहता है लॉयन उस मैन से, उस आदमी से? यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बाय एस्टैब्लिशिंग फ्रेंडशिप विथ माई पीपल, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे जंगल किंगडम की जनता है, जानवर की जनता है, उससे दोस्ती करके, उनसे फ्रेंडशिप करके तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। especially with the elephant, who is one of my honorable ministers of the state। honorable मतलब आदरणीय, रेस्पेक्ट देके कहते हैं ना हम, तो उससे कहते हैं honorable। ओके। यहाँ पर honorable minister of the state, यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या मानेंगे हम? जो जंगल किंगडम है ना, उसे ही मानेंगे स्टेट। क्या कहता है लॉयन? तुमने मेरे दोस्तों के साथ, मेरे लोगों के साथ, मेरी जनता के साथ फ्रेंडशिप करके बहुत ही अच्छा काम किया है, और ख़ास करके एलिफेंट के साथ, जो कि इस जंगल किंगडम का बहुत ही बड़ा आदरणीय मिनिस्टर, आदरणीय मंत्री माना जाता है। ठीक है। डू नॉट ग्रम्बल एनी मोर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना। तो अब लॉयन क्या कहता है? डू नॉट ग्रम्बल एनी मोर, योर हर्ट इज़ नॉट लॉस टू यू। अब तुम कुछ भी बड़बड़ाओ मत, कुछ भी चिंता मत करो। जो तुम्हारी झोपड़ी है, जो तुम्हारा हट है, जो तुम्हारा घर है, वह तुमने बिल्कुल भी नहीं खोया है। वेट अंटिल दिस सिटिंग ऑफ माई इम्पेरियल कमीशन। बस तुमको मेरे इस कमीशन फॉर्म होने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर एक वर्ड दिया है, इम्पेरियल। अब जो लॉयन होता है ना, वह अपने जो इसका किंगडम होता है, वह उससे बहुत महान तरीके से, बहुत बड़े तरीके से उस मैन को बताता है, अलग अलग वर्ड्स यूज़ करता है। बेसिकली इम्पेरियल मतलब होता है शाही, जो राजा महाराजों में कहते हैं ना, जैसे शाही पनीर, इस तरह की चीज़ें। ओके। तो बेसिकली लॉयन उससे कहता है कि जो तुम्हारा घर है, हट है, वह तुमने खोया नहीं है, वो तुम्हें निर्णय लेने पर वापस मिल जाएगा। बस तुम्हें जो मेरी इम्पेरियल कमीशन है, जो शाही कमीशन अभी फॉर्म होगी, जिसका नाम है कमीशन ऑफ द इंक्वायरी, बस उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड देयर यू विल बी गिवन प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्टेट योर केस। और उस कमीशन के अंदर तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत सारी चांस मिलेगी कि तुम अपने केस को, जो तुम्हारे साथ हुआ है, वह तुम बता सको, अपने केस को स्टेट कर सको। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, जो लॉयन है ना, वह अभी उस मैन से कितने प्यार से बात कर रहा है, उसको क्या क्या कह रहा है? जो तुम्हारा हर्ट है वह तुम्हें वापस मिल जाएगा, और तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यह तो हमें आगे पता चलेगा
कि उसको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है, किस तरीके का व्यवहार जो जंगल किंगडम के लोग हैं, जो एनिमल्स है, जानवर है, वे उसके साथ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आई एम श्योर डैट यू विल बी प्लीज्ड विद द फाइंडिंग्स ऑफ द कमीशन। एट लास्ट लॉयन उससे कहता है कि मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो ये कमीशन बनेगा तुम उससे बहुत खुश होगे, तुम उससे प्लीज्ड हो जाओगे। द मैन वॉज वेरी प्लीज्ड बाई दी स्वीट वर्ड्स फ्रॉम द किंग ऑफ द जंगल। अब जो मैन होता है यह सब लॉयन की बातें सुन के बड़ा खुश हो जाता है कि मतलब हाँ, उसको जो उसका हट है, उसकी जो झोपड़ी है, उससे मिल जाएगी। जो मैन होता है ना, उसको पता होता है कि जो एलिफेंट है उसने उस मैन के साथ ऐसा व्यवहार किया है, ठीक है, इन रिटर्न में उसको ऐसा दिया है। पर वह जो दूसरे एनिमल्स होते हैं ना, उन पे वह ट्रस्ट कर लेता है। पर जब लॉयन जो कि किंग ऑफ द जंगल है उससे यह बातें कहता है तो वह बड़ा प्लीज हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है स्वीट वर्ड से, प्यारे वर्ड से, ठीक है। एंड इनोसेंटली वेटेड फॉर हिज अपॉर्चुनिटी इन द बिलीफ दैट नेचुरली द हर्ट वुड बी रिटर्न टू हिम। अब एक आदमी क्या कर सकता है जब उसको दूसरे पे ट्रस्ट हो जाता है, तो वो इंतज़ार करता है, इनोसेंटली वेटेड, जैसे एक सीधा साधा पर्सन, सिंपल पर्सन वेट करता है ना उसकी अपॉर्चुनिटी के लिए, उसी तरीके से जो यहाँ पर मैन होता है वह भी वेट करता है इन द बिलीफ डैट, और किस सोच में रहता है वह, नेचुरली द हर्ट वुड बी रिटर्न टू हिम, मतलब अपने आप उसको सही डिसीजन के निर्णय पर, सही निर्णय लेने पर उसको उसका घर, उसको उसका हर्ट वापस दिया जाएगा। यहाँ पर मैन उसी स्टेट में चल जाता है, उसी थिंकिंग में चल जाता है कि उसे उसका घर वापस मिल जाएगा। द एलिफेंट ओबेइंग द कमांड ऑफ हिज मास्टर गॉट बिजी विथ अदर मिनिस्टर्स टू अपॉइंट द कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो अब इस जंगल किंगडम में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि एक छोटी सी कमीशन ऑफ इंक्वायरी फॉर्म करने के लिए सब लोग बिजी हो जाते हैं। तो जो एलिफेंट होता है ना, वह अपने मास्टर जो कि किंग ऑफ द जंगल है लॉयन, उसका जो कमांड उसे मिलता है, जो ऑर्डर मिलता है, वह उसे ओबे कर लेता है, वह उसे मान लेता है, ठीक है, और बिजी हो जाता है। एंड गॉट बिजी विथ अदर मिनिस्टर्स, जो दूसरे मिनिस्टर है ना जंगल किंगडम के, उनके साथ बिजी हो जाता है। किस लिए? टू अपॉइंट द कमीशन ऑफ द इंक्वायरी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। द फॉलोइंग एल्डर्स ऑफ द जंगल वेर अपॉइंटेड टू सिट इन द कमीशन। तो हमको पता है जब भी एक कमीशन फॉर्म होती है उसमें हम सब चीज़ नए नए तय करते हैं, जैसे कि कौन कौन से मिनिस्टर्स रहेंगे। जज तो एक ही रहता है हमेशा, ठीक है। जंगल किंगडम में जज कौन होगा? किंग, और वो कौन है? लॉयन, ओके। बस जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको सेलेक्ट करे हैं। हमें पता है कि जो मंत्री होते हैं ना वे बहुत सारे होते हैं, पर थोड़े ही मंत्री को सेलेक्ट किया जाता है एक कमीशन के अंदर। अब वो मिनिस्टर्स, वो मंत्री कौन कौन है, उनके नाम अभी हम देखेंगे। फर्स्ट मिस्टर रिनोसरस, सेकंड मिस्टर बुफेलो, थर्ड मिस्टर एलिगेटर, फोर्थ मिस्टर राइट हॉनरेबल मिस्टर फॉक्स टू एक्ट एज ए चेयरमैन। जो मिस्टर फॉक्स है ना, यहाँ पर उस मंत्री की पोजीशन स्पेसिफाई करी है, मिनिस्टर की पोजीशन स्पेसिफाई है, किसकी? फॉक्स की। क्या है उसकी पोजीशन? चेयरमैन, ठीक है। एंड मिस्टर लियोपार्ड टू एक्ट एज अ सेक्रेटरी टू द कमीशन। मिस्टर फॉक्स चेयरमैन हो गया, मिस्टर लियोपार्ड सेक्रेटरी हो गया कमीशन का। तो यहाँ तक तो हमें यह पता चलता है कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है फॉर्म हो रही है, उनके अंदर जो मेंबर्स है वैसे हमें अभी एनिमल्स देखे गए हैं, ठीक है। अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, मैन की बात करेंगे। ऑन सीइंग दिस पर्सोनल द मैन प्रोटेस्टेड एंड आस्क्ड if it was not necessary to include in this commission a member from his side। तो यह सब जो चीज़ें हो रही है ना कमीशन के अंदर, वह मैन के सामने ही हो रही है, ठीक है। यह सब देखते हुए जो मैन होता है वह प्रोटेस्ट करने लग जाता है और पूछने लग जाता है कि क्या मेरी तरफ से, मेरे साइड से कोई भी मेंबर होना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि एकदम से ऐसे कोई भी थोड़ी ना ट्रस्ट कर लेगा। एनिमल्स दूसरी स्पीशीज़ है, ह्यूमन बींग्स दूसरी स्पीशीज़ है ना, तो ऐसे ही थोड़ी ना कोई ट्रस्ट कर लेगा कोई दूसरा। तो इसलिए जो मैन होता है वह पूछता है इफ़ इट वॉज नॉट नेसेसरी, क्या यह ज़रूरी नहीं है टू इंक्लूड इन दिस कमीशन, इस कमीशन के अंदर अ मेंबर फ्रॉम हिज साइड,
क्या ये ज़रूरी नहीं है? ये ऐसे पूछता है मैन, ठीक है, उन सब से पूछता है। बट ही वॉज टोल्ड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल सिंस नो वन फ्रॉम हिज साइड वॉज वेल इनफ एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसी ऑफ द जंगल लॉ। तो जब मैन उन सब एनिमल्स से पूछता है क्या मेरे साइड से भी कोई आदमी ज़रूरी नहीं है, तो जो एनिमल्स होते हैं ना, वह उनसे कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम तुम्हारे साइड से कोई मेंबर लेवे। और जब वो लोग मना करते हैं ना, वह उसका एक रीज़न भी बताते हैं। अब वो रीज़न क्या है? सिंस नो वन फ्रॉम हिज साइड वॉज वेल इनफ एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसी ऑफ जंगल लॉ। इंट्रिकेसी मतलब पार्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस। क्या रीज़न देते हैं एनिमल्स? वह कहते हैं कि तुम्हारी साइड से कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ सके, जो जंगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना उसे समझ सके। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो लॉयन था पहले वो दिखावा कर रहा था कि मतलब शाही कमीशन है, शाही किंगडम है उसका। अब यहाँ पर जो एनिमल्स हैं ना, वे भी उसके साथ उसकी रेस में जुड़ गए, क्योंकि वो तो उनके फॉलोवर्स हैं और उन्हें उनकी किंग की बात माननी पड़ेगी। अब वह भी ऐसे ही कहते हैं तुम्हारे साइड से कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। अब जो एनिमल्स होते हैं ना, वह उस मैन को अपने लपेटे में ले रहे हैं, उससे पागल बना रहे हैं, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे ऐसे समझा रहे हैं कि तुम्हारी साइड से कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो कि जंगल लॉ को समझ सके। जब हमने इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि मतलब जो अफ्रीकन्स होते थे पहले उनको ट्रीटी का मतलब भी समझ नहीं आता था, उन्हें समझने में बहुत कठिनाई होती थी, दिक्कत होती थी। तो इसलिए जो यहाँ पर एनिमल्स हैं ना, वह भी इंसानों को ऐसे ही समझ रहे हैं कि मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। फर्दर that there was nothing to fear for the members of the commission were all men of repute for their impartially injustice, and as they were gentlemen chosen by the god to look after the interest of race less adequately endowed with teeth and claws, he might rest assured that they would investigate the matter with the greatest care and report impartially। तो क्या समझ में आया आपको यहाँ पर? तो जब एनिमल्स उस मैन से कह देते हैं कि मतलब हाँ तुम में से कोई पढ़ा लिखा नहीं है और जंगल के लॉ, जंगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ नहीं पाएंगे, तो इसके साथ कुछ और चीज़ें ऐड करते हुए उस मैन को कहते हैं कि फर्दर मतलब ऐड करते हुए कहते हैं, ठीक है, डैट देर वॉज नथिंग टू फियर, तुमको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फॉर द मेंबर्स ऑफ द कमीशंस वेर ऑल मैन ऑफ द रेप्यूट फॉर देयर इम्पार्शली इनजस्टिस एज दे वेर जेंटलमैन चूजन बाय द गॉड। जो मेंबर्स होंगे कमीशन के, वे सब जेंटलमैन हैं, वे सब महान लोग हैं जो कि गॉड ने उन्हें चूज़ किया है, भगवान ने उन्हें चूज़ किया है। हाँ भाई, कि तुम मिनिस्टर बनोगे, तुम जस्टिस दिलाओगे, ठीक है, तुम न्याय दिलाओगे, तुम लोगों को दुख में ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे। जो मेंबर्स होंगे इस कमीशन के, वह सब जस्टिस ही दिलाएंगे, वह सब सच्चाई का साथ देंगे। जेंटलमैन चूजन बाय द गॉड टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द रेस, वो सब मंत्री, वो सब मिनिस्टर्स भगवान ने चूज़ किए हैं, ठीक है, और किस लिए किए हैं? टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द रेस। जो आगे की जनरेशन होगी, उन्हें प्रॉब्लम होगी, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, वह सब ये मेंबर्स दिलाएंगे, सच्चाई का साथ ये मेंबर्स देंगे। ही माइट रेस्ट अश्योर्ड दैट दे वुड इन्वेस्टिगेट द मैटर विद द ग्रेटेस्ट केयर एंड रिपोर्ट इम्पार्शली। जो मेंबर्स होंगे वह हमेशा सच्चाई का साथ देंगे, तुम्हें तुम्हारा न्याय दिलाएंगे, और वह इन्वेस्टिगेट करेंगे, वह खोज करेंगे मैटर पे, वह ध्यान देंगे मैटर पे, जो तुम्हारा केस है उस पे, ठीक है, विद द ग्रेटेस्ट केयर, वह उसे बहुत अच्छी तरीके से संभालेंगे, एंड रिपोर्ट इम्पार्शली, और जो जो सच्चाई का साथ होगा, जो सच्चाई की रूट होगी, उस पर वह रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, इम्पार्शली। द कमीशन सैट टू टेक द एविडेंस। तो जब कमीशन पूरी कंप्लीट तरीके से फॉर्म हो जाती है, बन जाती है, तो फिर द कमीशन सैट टू टेक द एविडेंस। कमीशन न्याय लेने के लिए तैयार रहती है, जो मिनिस्टर होते हैं उनसे एविडेंस लेती है, प्रूफ लेती है। हाँ भाई, इस साइड से ऐसा केस बता रहे हैं और दूसरे अपोजिट साइड से, अपोजिशन पार्टी से ऐसा केस आ रहा है, ठीक है, इस पर न्याय लेना है। द राइट हॉनरेबल मिस्टर एलिफेंट
वॉज फर्स्ट कॉल्ड। तो सबसे पहले किसको बुलाया गया? मिस्टर एलिफेंट। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में क्या बोल रहे हैं आपको? द राइट हॉनरेबल। मतलब जो एलिफेंट था ना, वह राइट साइड के क्यों में खड़ा हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा कोर्ट में राइट और लेफ्ट साइड पे एक लकड़ी का बॉक्स टाइप बना होता है, जिसमें पर्सन को आके, विक्टिम को आके अपना एविडेंस देना पड़ता है। तो उसी तरीके से राइट साइड में एलिफेंट खड़ा था। यहाँ पर उसको हॉनरेबल मिस्टर एलिफेंट कहा जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जा रही है। बेसिकली जो मैन होता है, ह्यूमन बींग्स होती है, उन्हें बता रहे हैं कि हाँ भाई, हमारा एनिमल किंगडम भी तुमसे कोई कम नहीं है। तो सबसे पहले एलिफेंट को बुलाया जाता है। मिस्टर एलिफेंट वॉज फर्स्ट कॉल्ड। ही केम अलॉन्ग विथ अ सुपीरियर एयर, ब्रशिंग हिज tusk with sapling which Mr. Elephant had provided, and in an authoritative voice said। तो अभी यहाँ पर हमको इस सेंटेंस में क्या देखने को मिल रहा है? किस तरीके से एलिफेंट की एंट्री होती है। जैसे फिल्मों में होती है ना, वैसे इस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से एलिफेंट की एंट्री दिखाई देती है। ही केम अलॉन्ग विथ अ सुपीरियर एयर, ब्रशिंग हिज टस्क। टस्क का मतलब क्या होता है? तीत। जो उन एनिमल्स के दांत होते हैं ना, उसे हम कहते हैं टस्क। विथ अ सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब क्या होता है? एक पौधा, प्लांट। आराम से सांस लेके वह आता है, तो वह दांतों को ब्रश करते हुए आता है और पौधे से उसे साफ करते हुए आता है। ठीक है, विच मिस्टर एलिफेंट हैड प्रोवाइडेड। वह ब्रश करते हुए पौधे के साथ आता है, जो कि एलिफेंट अपने साथ में लेके आया था। एंड इन एन अथॉरिटिव वॉइस सेड। बहुत भारी आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ एलिफेंट कहता है कि जेंटलमैन ऑफ द जंगल, देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम इन रिलेटिंग अ स्टोरी विच आई एम श्योर यू ऑल नो। किस तरीके से एलिफेंट अपने एविडेंस की शुरुआत करता है? वह कहता है कि जेंटलमैन ऑफ द जंगल, मुझे आपका वैल्यूएबल टाइम, जो इम्पोर्टेंट टाइम है आपका, मुझे वह वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है एक स्टोरी के अंदर। विच आई एम श्योर यू ऑल नो, जो कि मैं जानता हूँ वो स्टोरी आप सबको पता है। आई हैव ऑलवेज रिगार्डेड इट एज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं हमेशा मेरी ड्यूटी का पालन करते हुए आया हूँ, और वो ड्यूटी कौन सी है? हमेशा मेरे जो दोस्त होते हैं, मैं उनके इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए आया हूँ, हमेशा सच्चाई की तरफ बढ़ा हूँ, कभी भी मैंने उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं किया। एंड दिस अपीयर्स टू हैव कॉज द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड हियर। और यही चीज़ मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह अपीयर होती है। हम दोनों के बीच में, जो कि मैन और एलिफेंट है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अभी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो एनिमल किंगडम होते हैं ना, वह एक साइड रहते हैं पूरे। उनके पास उनकी जनता रहती है, उनके मिनिस्टर्स रहते हैं, किंग रहता है, और वो जो मैन होता है, वह मैन उन पर विश्वास कर लेता है, और वो अकेला ही रहता है, उसके साइड में कोई भी नहीं रहता है। तो अभी आप ऐसा भी सोच सकते हैं, जो एनिमल किंगडम है वह उसे उसका घर भी नहीं देंगे, उससे उसका घर चुरा लेंगे, बेसिकली गेम खेल सकते हैं उसके साथ, क्योंकि ह्यूमन बींग्स अलग स्पीशीज़ है और जो एनिमल्स किंगडम है वो अलग स्पीशीज़ है ना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे एलिफेंट अपने रियल केस को अपील कर रहा है। अपन को यह स्टोरी पता है कि जो एलिफेंट आया था और आके उसने उस मैन के घर को ऑक्यूपाई कर लिया, उसके हाथ से छीन लिया, है ना। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे एलिफेंट क्या कहता है, वह सच कहता है या फिर कुछ और नई स्टोरी बना देता है। ही इन्वाइटेड मी टू सेव हिज हर्ट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय अ ह्यूरिकेन। ही रेफर्स टू कौन है? द मैन। तो एलिफेंट किस तरीके से कहता है? ही इन्वाइटेड मी, जो मैन है, जो आदमी है, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे इन्वाइट करा टू सेव हिज हर्ट, उसके घर, उसके झोपड़ी को बचा लो, फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय अ ह्यूरिकेन। ब्लोन मतलब उड़ जाना, ह्यूरिकेन मतलब आंधी तूफान। जब तूफान आता है, जो छोटी मोटी झोपड़ियाँ होती है ना, वह तो हवा के साथ ही उड़ जाती है। तो इसलिए एलिफेंट यहाँ पर यह स्टेट करता है कि
जो मैन है, मैंने एलिफेंट को इनवाइट करा उसके झोपड़ी को बचाने के लिए। क्यों बचाना? क्योंकि यूरिकेन है, अभी आंधी है, तूफान है, उसका घर, उसकी झोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। इसलिए एलिफेंट को इनवाइट करा ताकि जो एलिफेंट में वेट है ना, जब एलिफेंट उसमें बैठ जाएगा तो उस झोपड़ी में वजन पड़ जाएगा और वजन पड़ने की वजह से वो झोपड़ी नहीं उड़ेगी। एज द ह्यूरिकेन हैड गेन्ड एक्सेस owing to the unoccupied space in the hut, I considered it necessary in my friend's own interest to turn the underdeveloped space to a more economic use by sitting in it myself, a duty which any of you would undoubtedly have performed with equal readiness and similar circumstances. क्या कहता है एलिफेंट? मैंने तो मुझे इनवाइट करा था उसकी झोपड़ी को बचाने के लिए ताकि उसकी जो झोपड़ी है वह हवा से नहीं उड़े। एज द ह्यूरिकेन हैड गेन एक्सेस ओनिंग टू द अनऑक्यूपाइड स्पेस इन द हट, तो जैसे वो तूफान था, जो तेज हवा थी वो उसके घर में, उसकी झोपड़ी में घुसने लगी। गेन्ड एक्सेस ओनिंग टू द अनऑक्यूपाइड स्पेस, तो वो जो झोपड़ी थी उसमें कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी, वह एकदम खाली टाइप की थी। ठीक है, उसमें सिर्फ मैन था। उसमें अपन को ऐसे नहीं देखने को मिला कि उसमें टीवी है, फ्रीज है, यह सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी, सिर्फ मैन था उसमें। अब जैसे ही वो तेज़ हवा घर के अंदर घुसने लगी, जो घर की, उसकी झोपड़े की जो खाली जगह थी उसको ऑक्यूपाई करने लगी और तैयार हो गई घर को, झोपड़े को साथ में लेकर उड़ने के लिए। आई कंसिडर्ड इट नेसेसरी इन माई फ्रेंड्स ओन इंटरेस्ट, तो मुझे यह नेसेसरी लगा, मुझे लगा कि इस चीज़ की अभी आवश्यकता है। और किसके इंटरेस्ट पर? किसने मेरे को इनवाइट किया? मैन के इंटरेस्ट पर। ठीक है, मैन ने ही बोला था मुझे करने के लिए। ऐसा कौन कहता है? एलिफेंट। क्या करने के लिए? टू टर्न दी अंडर डेवलप्ड स्पेस टू अ मोर इकोनॉमिक यूज बाय सिटिंग इन इट माई सेल्फ। एलिफेंट को क्या लगा, क्या नेसेसरी था? कि वो जो स्पेस थी, खाली जगह थी, जब हवा आती, तूफान आती तो उसे अपने साथ उड़ा कर ले जाती। पर एलिफेंट को यह नेसेसरी लगा कि वो जो खाली जगह थी, अनडेवलप्ड स्पेस थी, उसमें बैठकर उसको एक अच्छी खासी इकोनॉमिक यूज़ बना लिया जाए बाय सिटिंग इन इट माई सेल्फ। तो जब एलिफेंट उस हट में, झोपड़ी में, घर में बैठ गया था, तब जो आंधी तूफान आ रहे थे उससे वो झोपड़ी नहीं उड़ पाई, क्योंकि उस झोपड़ी में एलिफेंट का वेट पड़ गया था, उसका वज़न पड़ गया था। अगर वो झोपड़ी खाली रहती एकदम से, जैसे कि पहले खाली थी, जिस तरीके से एलिफेंट बोल रहा था, अगर वैसे ही वो खाली रहती तो झोपड़ी यूरिकेन के साथ, हवा के साथ ही उड़ जाती। ठीक है, पर एलिफेंट ने उसे रोक लिया। कैसे? उसके अंदर बैठ के। A duty which any of you would undoubtedly have performed with equal readiness in similar circumstances. Readiness मतलब इच्छा, तत्परता, उत्साह। फिर एलिफेंट क्या कहने लगा? यह ड्यूटी हमारे इस सिटीज़न की है, जो जंगल किंगडम है, चाहे वो कोई भी लोग हो, मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। Which any of you would undoubtedly have performed, बिना कुछ सोचे समझे अपनी ड्यूटी को मान के परफॉर्म कर लेते। विथ इक्वल रेडीनेस इन सिमिलर सर्कमटेंसेस, उसी उत्साह से उस ड्यूटी को परफॉर्म करते कि मतलब हाँ, ये मेरा ही घर है, मुझे इसे बचाना चाहिए। माना कि यह मेरे दोस्त का घर है, पर यह हमारे इस किंगडम का घर है, हमें इसे बचाना चाहिए। ठीक है, इन सिमिलर सर्कमटेंसेस मतलब सेम सिचुएशन में अगर आप में से कोई भी होता तो आप भी यही ड्यूटी करते। इस तरीके का ये पूरा केस कौन कहता है? एलिफेंट। किसे? वाकई कमीशंस के लोगों को, जो किंग है, जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, उन सबको। और वो जो मैन होता है ना, वह भी ये सुन रहा होता है। आफ्टर हियरिंग द राइट हॉनरेबल मिस्टर एलिफेंट्स conclusive evidence, the commission called Mr. Hyena and other elders of the jungle, who all supported what Mr. Elephant had said. तो जब एलिफेंट अपना केस को स्टेट करता है, अपनी स्टोरी बताता है कि मतलब ऐसे हुआ था, ठीक है, जो मैन कह रहा है वह सही नहीं है, ऐसे हुआ था बिल्कुल, कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है, वो अपना एविडेंस बताता है एलिफेंट
एलिफेंट की बारी आने के बाद द कमीशन कॉल्ड मिस्टर हाइना। एलिफेंट के बाद कमीशन किसे बुलाती है? मिस्टर हाइना को बुलाती है। एंड अदर एल्डर्स ऑफ द जंगल, और जो उस जंगल के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आदरणीय लोग माने जाते हैं उस जंगल किंगडम के, उन्हें भी बुलाती है। पहले तो मिस्टर हाइना हो गई, वो एक बड़ी एल्डर मानी जाती है इस किंगडम की, और दूसरे एल्डर्स को भी बुलाते हैं। अब वो कोई नहीं, वो सब एनिमल्स ही है। who all supported what मिस्टर एलिफेंट हैड सेट। एलिफेंट की बारी आने के बाद जो लोग, जो दूसरे एनिमल्स आते हैं, अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं, अपनी अपनी एविडेंस देते हैं, वो सब एलिफेंट को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो एलिफेंट ने बोला होता है वे उसी बातों को वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। They then called the man who began to give his own account of the dispute। डिस्प्यूट मतलब विवाद। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एनिमल किंगडम है वह कितना एक तरीके से ऐसा है कि मतलब पहले अपने किंगडम के लोगों को सारे को बुला लेता है, फिर बाद में दूसरे किंगडम को बुलाता है। ऐसे नहीं कि एक बार यहाँ से बुलाया फिर एक बार वहाँ से बुलाया, ऐसा नहीं करा है। पहले इस जंगल किंगडम की कमीशन ने, जो कि कहते हैं रॉयल कमीशन है, जो कि लॉयन ने कहा था कि रॉयल कमीशन है, यह लोग पहले अपने किंगडम के लोगों को बुलाते हैं और वह सब अपने किंगडम को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर बाद में ये उस मैन को बुलाते हैं जो कि इंतज़ार कर रहा था कब मेरा नंबर आएगा, कब मैं अपना एविडेंस दूंगा। हु बिगैन टू गिव हिज ओन अकाउंट ऑफ द डिस्प्यूट, जो कि अपना डिस्प्यूट, अपना एविडेंस देना शुरू करता है, अपना विवाद करना शुरू करता है। बट पर द कमीशन कट हिम शॉर्ट बाय सेइंग, जैसे कि मैन अपना एविडेंस देने के लिए आता है और वो जैसे ही बोलना शुरू करता है, द कमीशन कट हिम शॉर्ट, जो कमीशन होती है वह उसको कट कर देती है। जब मैन बोल रहा होता है उसके बीच में कमीशन कट करते हुए बोलती है कि माई गुड मैन प्लीज़ कन्फाइन योर सेल्फ टू रेलेवेंट इश्यूज़। मेरे अच्छे मैन, मेरे अच्छे आदमी, अगर तुम्हें अभी भी कुछ डाउट है, अगर तुम्हें अभी भी अपील करनी है, तो तुम रेलेवेंट इश्यूज़ के साथ करो। जो इम्पोर्टेंट इशू है सिर्फ उसको ही लो, बाकी जो छोटे मोटे हैं उन सबको छोड़ दो। वी हैव ऑलरेडी हर्ड दिस सर्कमटेंसेस फ्रॉम वेरियस अनबायस्ड सोर्सेस। All we wish you to tell us is whether the underdeveloped space in your hut was occupied by anyone else before Mr. Elephant assumed his position। तो हमें यह सब पता है कि पहले सारे एनिमल्स आते हैं, अपना एविडेंस देते हैं, फिर बाद में उस मैन को बुलाया जाता है। पर जब मैन अपनी डिस्प्यूट, विवाद को देना शुरू करता है, तो उसको शॉर्ट में ही कट करते हुए वे लोग उस मैन से कहते हैं कि जो रेलेवेंट इश्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट इशू तुम्हें लगता है सिर्फ वही बोलो। वी हैव ऑलरेडी हर्ड दिस सर्कमटेंसेस फ्रॉम वेरियस अनबायस्ड सोर्सेस। हम सब सारी स्टोरी जान चुके हैं, जो सर्कमटेंसेस है, क्या हुआ, उस एलिफेंट ने क्यों ऑक्यूपाई करा तुम्हारा हट, वह सब हम जान चुके हैं। और जो दूसरे एनिमल्स हैं उन्होंने भी एलिफेंट को सपोर्ट किया है, दूसरे मिनिस्टर्स ने भी एलिफेंट को सपोर्ट किया है। हर्ड दिस सर्कमटेंसेस फ्रॉम वेरियस अनबायस्ड सोर्स। अनबायस्ड मतलब एक पर्सन जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये खुद ही लोग जंगल किंगडम वाले डिस्क्रिमिनेशन कर रहे उस मैन के साथ, बायस्ड हो रहे, पर यह लोग खुद कह रहे हैं कि मतलब हमने एविडेंस सुना है सबके साथ जो कि अनबायस्ड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैन के हाथ से उस झोपड़ी को, उस हट को छीना जा रहा है। ठीक है, ऐसी सब बातें कहकर। ऑल वी विश यू टू टेल अस इज़ वेदर द अंडरडेवलप्ड स्पेस इन योर हट वॉज ऑक्यूपाइड बाय एनीवन एल्स बिफोर मिस्टर एलिफेंट अज्यूम्ड हिज पोजिशन। और यह सब चीज़ें कहने के बाद कमीशन उस आदमी, उस मैन से कहती है कि हम तुम्हें इतना ही विश करेंगे कि तुम सिर्फ इतना बोलो कि जो तुम्हारी हट में जो खाली जगह थी, अंडर डेवलप्ड स्पेस थी, वॉज ऑक्यूपाइड बाय एनीवन एल्स। क्या कोई दूसरा एनिमल आके उससे ऑक्यूपाई करा था मिस्टर एलिफेंट के अलावा? जब राइट हॉनरेबल मिस्टर एलिफेंट ने तुम्हारे हट को ऑक्यूपाई करा, क्या उससे पहले कोई दूसरा एनिमल आके तुम्हारी झोपड़ी को ऑक्यूपाई किया, तुमसे छीना? सिर्फ इतना ही उससे पूछते हैं। ठीक है,
पर अब देखिए अब मैन क्या करता है, द मैन बिगैन टू से नो बट। तो ये सब बातें मैन सुन रहा होता है, और जब मैन को क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एलिफेंट के अलावा कोई दूसरा आया था आपकी हट की पोजीशन को लेने, तो जब यहाँ तक मैन कहता है नो बट, सिर्फ इतना ही सुनने के बाद जो कमीशन होती है वह अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देती है। देखिए ऐसा कैसा हुआ, सारे एनिमल्स किंगडम की आराम से बातें सुन ली, अपने किंगडम के सारे एविडेंस सुन लिए, पर जब मैन की बारी आई तो उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, और वो भी उसको बहला के पूछा, उसको अपनी जाल में बिछेल लिया। बट एट दिस पॉइंट द कमीशन डिक्लेयर्ड दैट they had heard sufficient evidence from both sides and retired to consider their decision। तो अभी यहाँ पर कमीशन डिक्लेयर करती है कि they had heard sufficient evidence, जितना उनको एविडेंस चाहिए था, जितना उनको प्रूफ चाहिए था, जितना उनको सबूत चाहिए था दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ साइड्स, वो उन्होंने सुन लिया है। और सुनने के बाद रिटायर टू कंसिडर देयर डिसीजन। क्या मतलब हुआ, सुनने के बाद उनकी जो अदालत थी, उनकी जो कमीशन थी, वह फैसला लेने के लिए तैयार थी। जो लास्ट की जो डिसीजन होती है ना, जो जज कहता है कोर्ट में, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जज कौन है, लॉयन, उसकी डिसीजन रेडी थी। अब मैन को कितना बुरा लग रहा होगा यहाँ पर। बेसिकली फाइनल डिसीजन जो कमीशन थी वह सुनाने के लिए तैयार थी। आफ्टर एन्जॉइंग अ डेलिशियस मील एट द एक्सपेंस ऑफ the right honorable Mr. Elephant, they reached their verdict, called the man and declared as follows। तो जब उनकी कमीशन यह सब सुन लेती है, दोनों साइड से एविडेंस ले लेती है, सुनने के बाद फिर लंच ब्रेक हो जाता है। जैसे स्कूल कॉलेजेस में कुछ पीरियड्स के बाद, कुछ हार्स के बाद ब्रेक्स होते हैं ना, वैसे ही इसी में, इस कमीशन में सबका एविडेंस सुनने के बाद इधर ब्रेक हो जाता है खाने के लिए। आफ्टर एन्जॉइंग अ डेलिशियस मील एट द एक्सपेंस ऑफ राइट हॉनरेबल मिस्टर एलिफेंट। डेलिशियस मील मतलब मज़ेदार चटपटा खाना, मील मतलब खाना, फूड। और जो पार्टी कौन देता है, एलिफेंट। जो पूरी कमीशन थी उसका जो खाने का खर्चा कौन देता है, एलिफेंट। एट द एक्सपेंस ऑफ राइट हॉनरेबल मिस्टर एलिफेंट। वो सब खाना खा के एंजॉय कर लेते हैं, आराम से अपना पेट भर लेते हैं। फिर दे रीच देयर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब निर्णय, डिसीजन। एक फाइनल डिसीजन होती है ना, जो लास्ट में दी जाती है, उससे कहते हैं वर्डिक्ट। खाना खाने के बाद वह रेडी थे सबको अपनी डिसीजन खाना खाने के बाद कमीशन रेडी थी सबको अपनी डिसीजन बताने के लिए। फिर दे कॉल्ड द मैन एंड डिक्लेयर्ड एज फॉलोज। फिर उस मैन को बुलाया गया और अपनी डिसीजन को डिक्लेयर करी। अब किस तरीके से डिक्लेयर करी, एक पैराग्राफ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अब हम इसे पढ़ेंगे और इसे हम समझेंगे। यह जो पूरा पैराग्राफ है ना, यही पूरी एक फाइनल डिसीजन ली, किनने, उन एनिमल किंगडम के कमीशन ने। यह सब चीज़ें हमें मजाक लगती है कि एनिमल्स भी डिसीजन ले सकते हैं, पर इस चैप्टर में हमें दिया है तो हम इसी हिसाब से हम समझेंगे। In our opinion, this dispute has arisen through a regrettable misunderstanding due to the backwardness of your ideas। हमारे ओपिनियन में this dispute, यह विवाद, यह प्रॉब्लम, has arisen, खड़ी हुई है, through a regrettable misunderstanding due to the backwardness of your ideas। यह जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खड़ी हुई है, जो दो लोगों के बीच में हो गई थी। कौन है, एलिफेंट और मैन। वी कंसिडर दैट मिस्टर एलिफेंट हैज़ फुलफिल्ड हिज सैक्रेड ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग योर इंटरेस्ट। हम यह कंसिडर करते हैं कि एलिफेंट ने एक मिनिस्टर होने के नाते, एक सिटीज़न होने के नाते, जो कि जंगल किंगडम है, उसने अपनी ड्यूटी को निभाई है। उसने तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा है, तुम्हारे झोपड़ी को, तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट करा है। एज इट इज़ क्लियरली फॉर योर गुड डैट द स्पेस शुड बी पुट टू इट्स मोस्ट इकोनॉमिक यूज़। और ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है, तुम्हारे लिए ही क्लियर है कि द स्पेस शुड बी पुट टू इट्स मोस्ट इकोनॉमिक यूज़। जो तुम्हारी झोपड़ी है वह बिल्कुल हल्की है, और जंगल में तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं,
तो आंधी तूफ़ान तो आते ही रहते हैं और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, इतनी चीज़ें भी नहीं हैं कि तुम कुछ सामान खरीद सको, इतनी टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं है कि तुम उसे ला सको। जैसे टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, सोफ़े हुए, बेड हुए, ये सब तुम ला भी नहीं सकते और उस झोपड़ी पर वज़न भी नहीं रख सकते। तुम्हारे पास वैसे कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं हैं, कोई भी समाधान नहीं है। तो इसलिए हमने यही कंसिडर किया है और ये तुम्हारे सामने पूरा क्लियर है कि जो वो अंडर डेवलप्ड स्पेस है, खाली जगह है, उससे इकोनॉमिक यूज़ में रहना चाहिए, उसके ऊपर वज़न रहना चाहिए ताकि वो बची रहे। एंड एज यू योर सेल्फ हैव नॉट येट रीच द स्टेज ऑफ एक्सपेंशन विच वुड एनेबल यू टू फिल इट। तो अभी जो कमीशन है ना, वह उस मैन से यह भी कहती है कि तुम एक सीधे एक इंसान हो और तुम में इतना वज़न नहीं है, तुम अभी वो लेवल को रीच नहीं कर रहे हो। कौन सा लेवल? स्टेज ऑफ एक्सपेंशन। मतलब तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम सिर्फ अकेले हो। अगर तुम्हारी फैमिली होती तो तुम 4-5 जने घर में होते, तो 4-5 जने अगर घर में रहते भी ना, तो उसके अंदर थोड़ा वज़न पड़ा रहता। तो जैसे कभी आंधी तूफ़ान आ जाता तो वह झोपड़ी उड़ती नहीं। पर यहाँ पर कमीशन उस मैन से कह रही है कि तुम अभी वो स्टेज ऑफ एक्सपेंशन रीच नहीं करे हो, तुम्हारे ह्यूमन बींग्स में अभी स्टेज ऑफ एक्सपेंशन नहीं है विच वुड एनेबल यू टू फिल इट। फिल करने की जगह नहीं है उसमें। वी कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू अरेंज अ कॉम्प्रोमाइज़ टू सूट बोथ पार्टीज़। वी कंसिडर्ड मतलब वी रेफर्स टू कमीशन ऑफ इंक्वायरी। क्या कंसिडर करती है कमीशन ऑफ इंक्वायरी? नेसेसरी टू अरेंज अ कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा दोनों पार्टी के बीच में। कौन है दोनों पार्टी? एक तो एलिफेंट हो गया एक पार्टी, और दूसरी पार्टी कौन होगी? एक मैन हो गया। ठीक है, 2 पर्सन के बीच में अग्रीमेंट अरेंज करेंगे वो लोग। और वो अग्रीमेंट क्या होगा? मिस्टर एलिफेंट शैल कंटिन्यू हिज ऑक्यूपेशन ऑफ योर हट, बट वी गिव यू परमिशन to look for a site where you can build another hut more suited to your needs, and we will see that you are well protected। क्या अग्रीमेंट किया इन कमीशन ने दोनों पार्टी के बीच में? जो एलिफेंट है ना, वो तुम्हारे घर में रह सकता है, जो उसने ऑक्यूपाई करा है ना तुम्हारा घर, वह उसमें ही रहेगा, वह कंटिन्यू करे उसको। ठीक है, बट पर वी गिव यू परमिशन, हम लोग जो कि कमीशन कहती है, हम जंगल किंगडम है, हम तुम्हें परमिशन देते हैं टू लुक फॉर अ साइट वेयर यू कैन बिल्ड अनदर हट। पर तुम एक जगह ढूंढ सकते हो, एक ज़मीन ढूंढ सकते हो, लैंड ढूंढ सकते हो, साइट ढूंढ सकते हो वेयर यू कैन बिल्ड अनदर हट। तुम अपनी दूसरी झोपड़ी बना सकते हो, दूसरा घर बना सकते हो। मोर सुइटेड टू योर नीड्स मतलब अपने हिसाब से बना सकते हो, जो तुम्हारी नीड है, वांट्स है, उस हिसाब से बना सकते हो कि तुम्हें कैसा घर चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, एंड वी विल सी डैट यू आर वेल प्रोटेक्टेड, और हम यह ध्यान रखेंगे कि तुम्हें दूसरा घर बनाने के बाद तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं जो जंगल किंगडम है ना, वह किस तरीके से मैन से उसका हट छीन लेती है, किस तरीके से उसको बातों बातों में बहला देती है, अपने जाल में पकड़ लेती है। अब लास्ट के अंदर आपको एक सेंटेंस देखने को मिल रहा है, वी विल सी डैट यू आर वेल प्रोटेक्टेड। अब यह तो आगे पता चलेगा कि यह जो जंगल किंगडम के जो मिनिस्टर्स है, लोग हैं, वह उसे आगे भी प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं ना प्रोटेक्टेड, इसका मतलब यही होगा कि जो जंगल किंगडम के लोग हैं ना, वह उसकी झोपड़ी को वापस ऑक्यूपाई कर लेंगे और यही कहेंगे कि हमने तुम्हारी झोपड़ी को इसलिए ऑक्यूपाई करा है ताकि तुम्हारी झोपड़ी प्रोटेक्टेड रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, कोई दूसरा आके उसे ना ले जाए। ठीक है, यही चीज़ आगे होने वाली है। द मैन हैविंग नो ऑल्टरनेटिव एंड fearing that his refusal might expose him to the teeth and claws of the members of the commission did as they suggested। द मैन जो आदमी है, उसके पास और कोई चारा नहीं है, हैविंग नो ऑल्टरनेटिव उसके पास कोई दूसरा समाधान नहीं है, वह एक अकेला इंसान और सामने इतने सारे एनिमल्स, अगर वह झगड़ा भी करना चाहेगा तो वह कैसे करेगा? हमें पता है प्रेजेंट टाइम में अगर कोई ऐसा झगड़ा होता है
तो फिर भी हैंडल कर लेते हैं। एक साइड में एक पर्सन होता है और दूसरी साइड में कुछ 10-15 लोग होते हैं। पर ये पहले की बातें हैं। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, द जेंटलमैन ऑफ द जंगल, ये पहले की बात है। ठीक है। अब उस टाइम तो मैन अकेला है, उसके साथ और कोई नहीं है उसके सपोर्ट में, और एनिमल्स इतने सारे हैं, मिनिस्टर्स इतने सारे हैं, तो वो फियर करने लग जाता है। एंड फियरिंग, वह डर जाता है ना। डैट हिज रेफ्यूज़ल मतलब इनकार करने वाले लोग, मना करने वाले लोग, माइट एक्सपोज हिम टू द टीथ एंड क्लॉज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। तो जो इनकार करने वाले लोग हैं ना, जो रेफ्यूज़ल लोग हैं ना, उसको एक्सपोज कर देंगे। तो इसलिए वह मैन है ना, वह डरने लगा। उन जो कमीशन के लोग थे, जंगल किंगडम के लोग थे, वह डरने लगा उन सब से। बट नो सूनर हैड ही बिल्ट अनदर हट दैन मिस्टर रिनोसरस चार्ज इन with his horn lowered and ordered the man to quit। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। कमीशन अपॉइंट हुई थी। कमीशन अपॉइंट होने के बाद उसने अपना डिसीजन ले लिया, कैसे भी करके उस मैन से हट छीन लिया, झोपड़ी छीन ली। ठीक है। फिर बाद में उसको ऑर्डर दिया कि तुम अपना नया हट बना सकते हो, कोई भी ज़मीन लेके। अब देखो, अगर मैन को हट बनाना होता तो जो हट उसने पहले बनाया ना, तो उसकी भी परमिशन लेनी होती ना। उसने तो कोई परमिशन नहीं ली, उसने तो ऑलरेडी अपना एक हट बना दिया था। पर यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हें परमिशन देते हैं, मतलब जंगल किंगडम वाले लोग तुम्हें परमिशन देते हैं कि तुम एक दूसरी साइड में हट बना लो। ऐसा कैसा होगा, ये क्या बात हुई। पर जैसे ही उस हट को एलिफेंट के पास ही छोड़ दिया, ठीक है, वह मजबूर था, वह कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वह अकेला था। बट नो सूनर हैड ही बिल्ट अनदर हट, उसी आदमी ने एक अनदर हट बनाया, एक दूसरा हट बनाया। मिस्टर रिनोसरस चार्ज हिम, जो रिनोसरस है ना, उसने ऑक्यूपाई कर लिया उसका हट। फर्स्ट हट किसने ऑक्यूपाई करा? एलिफेंट ने। अब सेकंड हट किसने चार्ज करा, किसने ऑक्यूपाई करा? मिस्टर रिनोसरस ने, विथ इज हॉर्न लोवर्ड। अभी जो रिनोसरस है ना, जो मैन ने नया घर बनाया है, उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। कैसे? चार्ज इन विथ हिज हॉर्न लोवर्ड। फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, जो एलिफेंट है ना, वह तो यूरिकेन, तूफान के बहाने आता है और उसके अच्छे खासे झोपड़ी को, अच्छे खासे घर को ऑक्यूपाई कर लेता है। पर अभी रिनोसरस किस तरीके से ऑक्यूपाई करती है? चार्ज हिम विथ हिज हॉर्न लोवर्ड। जो रेनोसरस एनिमल होता है ना, उसका जो सींग होता है ना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं हॉर्न। ओके, तो वो हॉर्न नीचे करके, सींग नीचे करके उस मैन को डराते हुए उसका घर उससे छीन लिया, उसको डरा के उसका घर छीन लिया। एंड ऑर्डर्ड मैन टू क्विट, और उस मैन को, उस आदमी को ऑर्डर किया कि मतलब तुम ये घर छोड़ के चले जाओ, अब यहाँ पर मैं रहूँगी। एलिफेंट ने ऑक्यूपाई करा था हट को, तो उसके बाद दूसरे एनिमल्स को भी पता चल गया, हाँ ये मैन हट बना सकता है। और जब मैन ने अपना सेकंड हट बनाया, तो उसे रिनोसरस ने चार्ज कर लिया, रिनोसरस ने ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अ रॉयल कमीशन वॉज अगेन अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर एंड द सेम फाइंडिंग्स वॉज गिवन। वापस एक रॉयल कमीशन अपॉइंट करी जब रिनोसरस ने उसके हट को ऑक्यूपाई कर लिया, चार्ज कर लिया। क्यों वापस रॉयल कमीशन अपॉइंट करी? टू लुक इनटू द मैटर, कि मतलब उसने क्यों ऑक्यूपाई करा? केस किया उसके ऊपर। ठीक है, एंड दिस सेम फाइंडिंग्स वाज गिवन। जिस तरीके का एलिफेंट ने बहाना बनाया था कि मतलब आंधी तूफान आ रहे हैं ताकि उसका घर उड़े नहीं, इसलिए उसे ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, तो यही सेम टू सेम रीज़न, सेम टू सेम फाइंडिंग्स किसने दिया? रिनोसरस ने रॉयल कमीशन को दिया। और फिर वापस उस मैन से उसका दूसरा हट भी छीना गया। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैन कितना नाराज़ होगा, उसकी करी हुई मेहनत कितनी बेकार जा रही होगी। आप ऐसे सोचें कि एक सिंगल पर्सन एक पूरे घर को बना रहा है, सारा काम वो कर रहा है, अपनी झोपड़ी खुद बनाया है, इतनी मेहनत करी। इतनी मेहनत करने के बाद में अगर उससे उसका घर छीना गया तो उसको कितना दुख होता होगा। चलिए माने एक घर चले गया, उसने वापस नया घर बनाया, अब वही मेहनत, वही इतना सब कुछ करने के बाद वो भी घर उसके हाथ से चले गया, तो वह तो बहुत निराश हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। दिस प्रोसीजर वॉज रिपीटेड अंटर मिस्टर बुफैलो, मिस्टर लियोपोल्ड, मिस्टर हाइना एंड द रेस्ट वेर ऑल
accommodated with new huts। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जंगल किंगडम है ना, वह लोग मेहनत नहीं करना चाहते, उनको बनाना ही नहीं आता है घर। जो इंसान है उनको घर बनाना आता है। कड़ी मेहनत के साथ बना बनाया हुआ घर फ्री में मिल जाता है एनिमल्स को। पहले एलिफेंट ऑक्यूपाई कर लेता है, फिर मिस्टर रिनोसरस ऑक्यूपाई कर लेती है, फिर मिस्टर बुफेलो आता है, लियोपार्ड आती है, फिर हाइना आती है, और जो बाकी के जो एनिमल्स हैं ना, वह सब अलग अलग घर बनाए हुए मैन को सब ले लेती है। ऐसे करते हुए मैन 4 से 5 हट बना देता है, ठीक है। उसको कोई चारा नहीं मिलता कि वो क्या करे, उसको समझ नहीं आता मैन को। तो जब इतने सारे हट उनको दिखने लग जाते हैं तो वह उस मैन से छीन लेते हैं। कोई गुस्सा करके लेता है, बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा, कोई बोलता है तूफान आ रहा है, और कोई दूसरा बहाना करके वह उस मैन का बेवजह हट छीन लेता है, उसकी सारी मेहनत बेकार कर देता है और उस मैन को बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैन कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है। 1 हट गया ठीक है, 2 हट गया ठीक है, 3-4 गए ठीक है, पर अब वह बार बार सेम गलतियों को एक्सेप्ट थोड़ी ना कर सकता है। अब वह मैन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। देन द मैन डिसाइडेड दैट ही मस्ट अडॉप्ट एन effective method of protection since commission of inquiry did not seem to be of any use to him। अभी यहाँ पर जो मैन होता है ना, वह एक चीज़ को डिसाइड करता है, क्या कि मतलब उसको कोई एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक अच्छा खासा एक अलग तरीका बनाना पड़ेगा, इफ़ेक्टिव मेथड बनाना पड़ेगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ये लोग को कोई बहाना नहीं मिले। कोई मुझे डरा के हट छीन के ले जाता है, कोई दूसरा बहाना करके मेरे से मेरी इतनी मेहनत करी हुई हट को ले जाता है, उसके लिए मुझे कोई प्रोटेक्शन तैयार करनी पड़ेगी, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। सिंस कमीशन ऑफ इंक्वायरी डिड नॉट सीम टू बी ऑफ एनी यूज़ टू हिम, क्योंकि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, जो कि ये लोग जंगल किंगडम की कहते हैं रॉयल कमीशन है, मतलब वह लोग खुद को मानते हैं कि वह लोग राजा मंत्री लोग हैं, है ना। उनकी जो रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है वह उस मैन के लिए कोई भी यूज़ नहीं आ रही है, कोई भी उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है उससे, उसको उस कमीशन से पूरा लॉस ही लॉस हो रहा है। इसलिए अब उसको कोई अच्छा खासा तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने लिए और उसके घर की प्रोटेक्शन के लिए। फिर ही सैट डाउन, तो जो मैन है ना वो बैठ जाता है, ठीक है। एंड सेड नेग एंदा थी दिए गागा मोतेगी। अफ्रीकन लैंग्वेज होती है ना, तो ये अफ्रीकन लैंग्वेज का सेंटेंस है, ठीक है, विच लिटरली मीन्स, और इस सेंटेंस का मतलब होता है देर इज़ नथिंग दैट ट्रेड्स ऑन द अर्थ दैट कैनॉट बी ट्रैप्ड, और इन अदर वर्ड्स यू कैन फूल पीपल फॉर अ टाइम बट नॉट फॉर एवर। वह सोचने लगता है कि मुझे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा, और सोचते सोचते वह बैठ जाता है, और बैठने के बाद वह कुछ कहता है कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी ट्रेड्स नहीं है, कोई भी ऐसी चाल नहीं है, गति नहीं है, डैट कैनॉट बी ट्रैप्ड, कि उसे हम फंसा नहीं सकते, ठीक है। जो सामने वाला चाल चल रहा है वो हमें पता है वो चाल चल रहा है, पर उसकी चाल पे हमारी चाल चलना यह कोई बड़ी बात नहीं है। और इन अदर वर्ड्स यू कैन फूल पीपल फॉर अ टाइम बट नॉट फॉर एवर, और दूसरे शब्दों में तुम लोगों को कुछ समय के लिए पागल बना सकते हो, फूल कर सकते हो, ठीक है, पर हमेशा के लिए उन्हें पागल नहीं बना सकते, क्योंकि वो टाइम से टाइम सीखते रहते हैं। हमेशा तुम उन्हें फूल नहीं बना सकते हो, पागल नहीं बना सकते हो। तो अभी जो मैन है ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में 4-5 जो हर्ट उसके चोरी हुए वह फूल बन गया था, वह एक्सपीरियंस ले रहा था, वह सीख गया था, पर अभी उसका एक्सपीरियंस बहुत हार्ड हो गया है और उससे पता है अब आगे क्या करना है, और उससे अब तरीका भी मिल चुका है। अब वो तरीका क्या है हम आगे देखेंगे। Early one morning, when the herds already occupied by the jungle lords were all beginning to decay and fall to pieces, he went out and built a bigger and better hut a little distance away। एक दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो ऑलरेडी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो जंगल किंगडम के जो एनिमल्स होते हैं जिसने उस मैन का हट चोरी करा होता है, उस हट को ऑक्यूपाई करे होते हैं और वे उधर ही रहते हैं, तो जब वे सुबह सुबह उठते हैं वेर ऑल बिगनिंग टू डिके एंड फॉल टू पीसेस, सुबह सुबह आराम से उठते हैं और जो उनकी वेस्ट होती है वे उन्हें निकालते हैं। डिके मतलब कुछ वेस्ट डिकम्पोजिशन वगैरह,
उठते जो छोटे मोटे काम होते हैं, कॉर्स होते हैं ना पर्सनल, वो सब करते हैं। ही वेंट आउट एंड बिल्ट अ बिगर एंड बेटर हर्ट अ लिटिल डिस्टेंस अवे। सब एनिमल्स आराम से रह रहे थे, तो उसी को देखते देखते वह वहाँ से निकला और ही वेंट आउट एंड बिल्ट, और उसने एक बिगर हट बनाया। बिगर एंड बेटर मतलब बहुत बड़ा और पहले से भी बहुत अच्छा हट बनाया। मैन को पता है उसको एक ही हट की ज़रूरत है और वो इतना कुछ उसने काम नहीं किया। जैसे बेटर में आप कह सकते कि उसमें खिड़कियाँ लगाई है, ऊपर थोड़े खड्डे किए हैं, उसको बाहर से अट्रैक्टिव बनाया है, ठीक है। और बिगर मतलब बहुत बड़ा। मैन ने लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा बेटर हर्ट बनाया है। किसने? मैन ने। कहाँ पर? अ लिटिल डिस्टेंस अवे। तो जहाँ पर वो झोपड़ी बनाता था ना मैन पहले, जहाँ पर उसके हर्ट होते थे ना पहले जिस एरिया में, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस दूर, थोड़ी सी दूरी पर उसने ये हट बनाया, बिगर एंड बेटर हट, ठीक है। नो सूनर हैड मिस्टर रेनोसरस सीन इट देन ही केम रशिंग इन, only to find that Mr. Elephant was ready inside, sound asleep। तो जैसे ही मिस्टर रेनोसरस ने उस बहुत बड़े, बहुत शानदार, बहुत बेटर हट को देखा, नए हट को देखा, तो वह आ जाती है, ठीक है। रशिंग इन मतलब भागी भागी आ जाती है। रश मतलब भागते हुए आना। ओनली टू फाइंड डैट मिस्टर एलिफेंट वॉज ऑलरेडी इनसाइड, साउंड अस्लीप। और उसे यह पता चलता है कि मिस्टर रेनोसरस के आने से पहले मिस्टर एलिफेंट उससे ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका था और वह सो रहा था, साउंड एस्लीप। सोने की कराटे की आवाज़ आ रही थी। हम सोते हैं ना, जिस तरीके से आवाज़ आती है ना सोने की, उस तरीके की एलिफेंट की आवाज़ आ रही थी। तो अब आप सब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैन नया घर बनाता है, एक एक एनिमल्स, एक एक मिनिस्टर्स, उनके पास ऑलरेडी हट है पर फिर भी उनको और चाहिए। मतलब एक से वे खुश नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं। जो पुराना हट था उससे भी बढ़िया हट मिस्टर रेनोसरस को दिख गया, तो वह भागती भागती आई, सोचे कि मैं पहले ऑक्यूपाई कर लूँगी। पर उसको दिख गया सामने एलिफेंट जो कि सो रहा था और उसकी आवाज़ें भी आ रही थी सोने की, साउंड अस्लीप। तो आप देख सकते हैं कि सब रेस में जुड़े हुए हैं इधर। मतलब मैं पहले ऑक्यूपाई करूँगा, मुझे पहले करना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा एनिमल आ गया वो ले लेगा। मिस्टर लियोपर्ड next came in at the window. Then Mr. Lion, Mr. Fox, and Mr. Buffalo entered the doors, while Mr. Hyena howled for a place in the shade and Mr. Alligator basked on the roof। तो आप देख सकते हैं जो एनिमल्स हैं ना इस किंगडम के, उनके पास ऑलरेडी हट था, पर जैसे ही उनको खबर मिली, जैसे ही उन्होंने इस बड़े हट, शानदार बेटर हट को देखा, तो वह उस अपने पुराने हट को छोड़ के इस हट में आ गए, ठीक है। कि नहीं भाई, इस बड़े महल टाइप हट में मैं रहूँगा। कौन कौन आया? पहले तो मिस्टर रेनोसरस आई थी, उसको एलिफेंट दिख गया उधर, दो एनिमल्स तो इधर ही हो गए, एलिफेंट और रेनोसरस। उसके बाद लियोपर्ड आई और वो विंडो से आई, केम इन एट द विंडो, खिड़की के पास आई। फिर वहाँ में मिस्टर लॉयन आया जो कि बादशाह है, जो कि इस जंगल किंगडम को रॉयल कहता है, वह भी आ गया। किंग भी आ गया, मिस्टर फॉक्स भी आ गई। मिस्टर बुफेलो एंटर्ड द डोर्स, और जो डोर है ना उस हट का, वहाँ से मिस्टर बुफेलो ने एंट्री करी, वहाँ से अंदर गई। वाइल मिस्टर हाइना हाउलेट फॉर ए प्लेस इन द शेड। तो मिस्टर हाइना की एंट्री कैसे होती है? हाउलेट। हाउलेट का मतलब क्या होता है? चीखना, ज़ोर से साउंड करना, ठीक है। फॉर ए प्लेस इन द शेड, यहाँ पर शेड का मतलब क्या है? शेड का मतलब हम यहाँ पर समझेंगे कि एक एरिया है जहाँ पर सनलाइट नहीं आएगी, सनलाइट से आउट है। और जब सनलाइट आती है ना जिस जगह में, वहाँ पर थोड़ी गर्मी हो जाती है, पर जो ये शेड का जो एरिया है ना वहाँ पर गर्मी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट ही नहीं आती, वहाँ पर कूल रहता है। ओके, तो जो मिस्टर हाइना है ना, वह चिल्लाते हुए, हॉलेट करते हुए उस शेड वाले एरिया में आती है और वहाँ पर रुकती है। एंड मिस्टर एलिगेटर बैस्केट ऑन द रूफ। बैस्केट, बैस्केट मतलब बैठ जाना, टू सिट, ठीक है, या फिर उधर रहना। तो आप देख सकते हैं इतने सारे एनिमल्स अपनी अपनी नई नई एंट्री से आ रहे हैं। कोई खिड़की से आ रहा है, कोई गेट से आ रहा है, डोर से आ रहा है, कोई ऊपर छत से आ रहा है। एलिगेटर है ना, एलिगेटर तो बैस्केट ऑन द रूफ, तो वो तो सिर्फ छत पे रुका है, बोल रहा है नहीं भाई मैं ऊपर रहूँगा, यह मेरा है हट,
ठीक है, ऊपर से कह रहा है एंड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग दे केम टू फाइटिंग। और जब वह एक दूसरे से कहने लगे कि नहीं मैं इस हट में रहूँगा, यहाँ पर पहले मैं आया तो फिर यहाँ पर मैं ही रहूँगा, तुम सब लोग चल जाओ, तो फिर ये सब होते होते दे केम टू फाइटिंग, वह सब लोग झगड़ा करने लग गए। अब देखो रॉयल के लोग झगड़ा करते हैं क्या? तो मतलब हमें यह पता चलता है कि जो वो लॉयन है ना वह सिर्फ फेंक ही मार रहा था, वह सिर्फ बातों बातों में उस मैन को पटा रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब सारे एनिमल्स आ जाते हैं उस बड़े बेटर हट के अंदर और वो एक दूसरे से फाइटिंग करने लग जाते हैं, वाइल दे वर ऑल एम्ब्रॉयड टुगेदर द मैन सेट द हट ऑन फायर एंड बर्नड इट टू द ग्राउंड, जंगल लॉर्ड्स एंड ऑल। जब सारे के सारे एनिमल्स जो कि मैन के विरोधी थे, रेफ्यूजल थे, जब उस बिगर एंड बेटर हट के अंदर आ जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं कि मैं ही इस घर में रहूँगा, मैं पहले आया था, तुम नहीं आए थे, तुम जाओगे। तो जब ऐसे झगड़ा करने लग जाते थे, एम्ब्रॉयल्ड मतलब डीपली इन्वॉल्व हो जाना। मतलब यहाँ पर हम डीपली के लिए क्या समझेंगे, जो फाइटिंग हो रही है ना एक दूसरे एनिमल्स के बीच में, वह बहुत गहराई में फाइटिंग हो रही है, बहुत हार्ड हो रही है कि मतलब इस हट में मैं पहले आया मैं ही रहूँगा। ठीक है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा गहराई से फाइटिंग करने लग जाते हैं। और जब वह फाइटिंग करते हैं तब मैन क्या करता है, द मैन सेट द हट ऑन फायर, उस बड़े हट को, उस बड़ी झोपड़ी को जला देता है एंड बर्नट इट टू द ग्राउंड, जंगल लॉर्ड्स एंड ऑल, ऊपर से लेके नीचे तक सारी जगह से वह उस हट को, उस झोपड़ी को जला देता है। यही वो तरीका था जो मैन सोच रहा था ना कि उसे एक इफ़ेक्टिव मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इन सब चीज़ों से बचने के लिए, खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए। यही वो मेथड है। उन सारे एनिमल्स को इकट्ठा कर लिया एक बड़े हट में और सबको एक साथ जला डाला, जंगल लॉर्ड्स एंड ऑल, चाहे वो किंग है, चाहे वो मिनिस्टर है, कोई भी है, जो भी उसमें आया था सबको बर्न कर दिया, सबको जला दिया। देन ही वेंट होम सेइंग पीस इज़ कॉस्टली बट इट्स वर्थ द एक्सपेंस एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और उन सब एनिमल्स को जलाने के बाद उसे बहुत ही सुकून मिलता है, पीस मिलती है, और वह वहाँ से अपने घर चल जाता है। अब उसके पास इतने सारे घर हो गए, माना कि एक बड़ा हट, उसकी बड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी उसको बनाने में, पर फिर भी उसे पीस मिल गई, शांति मिल गई। और वह उस एरिया से जाते जाते कहता है कि पीस इज़ कॉस्टली बट इट्स वर्थ द एक्सपेंस, कि मतलब जो शांति है, जो सुकून है ना, वह महंगा है, वो कॉस्टली है, बट लेकिन पर इट्स वर्थ द एक्सपेंस, लेकिन यह खर्च के लायक है। जो खर्चा होता है ना, एक्सपेंस लगती है ना पीस को पाने के लिए, वह उसके लायक ही है। और उसको पाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वह उसकी बराबरी एक्सपेंस से नहीं की जाती। जितना खर्चा हो रहा है वह सब नहीं देखा जाता, बस लास्ट में सुकून मिल गया ना, बस वही बहुत है, पीस मिल गई बहुत है। एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद वह आदमी, वह मैन जो कि सब लोग उसे फूल बनाते थे, फूल समझते थे, पागल बनाते थे, वह आराम से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारी। उसे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो बेसिकली प्रॉब्लम थी वो एनिमल्स जो कि उसे पागल बना रहे थे, उसकी मेहनत का, उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे थे, उसे बली करके, उसे नीचा दिखा के अपने किंगडम की इज़्ज़त बढ़ा रहे थे। और फाइनली जो फूल बना रहे थे उस मैन को, वही खुद फूल बन गए।